बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता का पहचान क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज के इस क्लास में मैं लेके आई हूं आरोह भाग 2 क्लास 12 सीबीएसई के बच्चों का एनसीईआरटी काव्य खंड में पाठ 3 कुंवर नारायण की कविता, जो कि नई कविता का एक रूप हमें दिखाई पड़ेगा। इस पाठ में इनकी 2 कविताएं संकलित है। एक कविता के बहाने, जो कि इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, इनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, यह कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। तो 2 कविताएं उनकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित है। दोनों कविताओं के बारे में हम देखेंगे और मैंने आपको बताया कि ये नई कविता का एक नया प्रारूप होगा, जिसमें हमें मिलेगा कि दोनों कविताओं के माध्यम से जो कविता का अस्तित्व है और कविता के जो शब्द होते हैं, जो शैली होती है, उस पे चर्चा की गई है। तो जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो पूरा परिचय हमें प्राप्त होगा। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, उसके बाद कविता परिचय एवं व्याख्या, और फिर अंतिम में इसके प्रश्न अभ्यास को भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं पहले कवि परिचय की तरफ। कुंवर नारायण, जो कि आधुनिक काल के नई कविता आंदोलन के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 फैजाबाद जनपद के अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। इनके पिता का नाम विष्णु नारायण और पत्नी भारती थी, जो आजीवन इनको सपोर्ट की इनकी कविताओं के लिए और जीवन भर इनके साथ रहे। इनकी जो विधा है, जो उन्होंने जो रचनाएं की, गद्य और पद्य दोनों में संयुक्त रूप से की। और इनका जो विषय है, इन्होंने हर विषय में लिखा, मतलब मुख्यतः हर विषय में जो हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं, हर विषय में उन्होंने लिखा, जैसे कविता, खंडकाव्य, कहानी, समीक्षा आदि। लेकिन इन्हें प्रसिद्धि किससे मिली? खंडकाव्य से और कुछ कुछ कविता से। नई कविता आंदोलन के ये सक्रिय कवि थे। उन्होंने यथार्थ के रूप में जो अपनी कविताओं का वर्णन किया, जो कि हमारे साहित्य के लिए एक अनुपम निधि है। ठीक है। इनकी एक बहुत गंभीर बात, ये आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी और राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों के प्रभाव में आए ये, और इनसे इन्होंने गंभीर अध्यापन मतलब अध्यापन का क्या महत्व होता है, और गंभीरता से हम अध्यापन करें तो नई नई विषय वस्तु हमारे साहित्य के लिए जागृत होती है। नए भाव, नया रूप, नया विषय वस्तु, जितना हम गहरा अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी नई बातें और यथार्थ बातें अपने आप ऊपर चली आती हैं। तो उनके प्रभाव में उन्होंने गंभीर अध्यापन किया और स्वतंत्र चिंतन की ओर प्रेरित हुए। यानी जब हम गंभीर अध्ययन करते हैं तो नई विषय वस्तु को पाकर हम उसमें एक गहरी चिंतन के माध्यम करते हुए, मतलब गहरा चिंतन करते हुए एक नया प्रारूप सामने लाते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया। उनकी रचनाओं में इसका स्पष्ट वर्णन है। ये जो कविता के बहाने हम देखेंगे, यह एक बहुत ही प्रमुख विषय है। जब आप कविता की पंक्तियां देखेंगे तो देखिएगा कि ये कवि कहाँ तक पहुँच गए, आज के यथार्थ में, मतलब विषय वस्तु से एक गंभीर विषय वस्तु तक कैसे पहुँच गए। यह उनके गंभीर अध्यापन और गंभीर चिंतन का कारण है। ये आज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि भी थे, और इनकी प्रमुख रचनाओं में चक्रव्यूह, प्रकाशन वर्ष भी दिया है 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, इन दिनों 2002, जो इनका क्या है, प्रमुख कविता संग्रह है, जिससे इनको प्रसिद्धि मिली। और प्रबंध काव्य में आत्मजयी 1965, बाजश्रवा के बहाने 2008, ये उनका क्या है, प्रबंध काव्य है, जो कि प्रमुखता से इनकी साहित्य में इसका वर्णन
प्राप्त होता है। इसके अलावे मैंने आपको बताया कि इनका विषय समीक्षा और कहानियों में भी था। तो आकारों के आसपास, मेरे साक्षात्कार, आज और आज से पहले आदि के रचनाओं के माध्यम से भी इन्होंने प्रसिद्धि पाई। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। तो उन पुरस्कारों के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। इनको हर वो साहित्य के प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए और जिनसे इनका परिचय खुद ब खुद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये जो पुरस्कार ये जो प्राप्त होते हैं साहित्य के, ये प्रमुख जो पुरस्कार हैं जो किस लिए प्राप्त होते हैं? उत्कृष्ट रचनाओं के लिए नहीं। तो 1995 में इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। फिर 2005 में इन्होंने साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, इनका परिचय इनके पुरस्कार से हमें पता चल जाती है, इसलिए मैंने स्पेशली आपको इनके पुरस्कार के बारे में बताया। 2005 में साहित्य का सबसे ऊंचा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 2008 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा। पद्म भूषण से भी नवाजा भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावे लोहिया पुरस्कार, गांधी पुरस्कार और भी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एकदम प्रमुख पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए क्षेत्रीय रचनाओं के लिए और कुछ कुछ रचनाओं के लिए। तो यह इनकी प्रसिद्धि थी और जिसने पूरे साहित्य जगत को एक नई रचना के लिए एक नए रूप में प्रेरित किया। तो ये उनका परिचय था कुंवर नारायण जी का। अब अगले पाठ कविता परिचय में हम पंक्ति के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी नई बात, नई कविता के ये आंदोलन के प्रमुख कवि थे, कौन सी नई बात, कौन सी नई संदर्भित विषय वस्तु ये हमारे सामने लेके आए। तो चलिए कविता के माध्यम से हम इसको जानें। तो चलिए अब कुंवर नारायण जी की दोनों कविताओं की विवेचना हम देखें, व्याख्या पूरी तरह से हम जानें और समझें। हमने इनके परिचय में ही जाना, एक संकेत हमें प्राप्त हुआ कि कुंवर जी पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं, यानी संवेदना के कवि हैं ही, नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ सामने आता है उनकी रचनाओं में। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ बीत राग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यानी कि यह जो हमारे कुंवर नारायण हैं, इन्होंने जो कविताएं लिखी वह जो नई कविता आंदोलन के जो रूप है, विषय वस्तु है, उसको पूरी तरह से स्पष्ट करती हुई नजर आती है। तो चलिए एक एक करके हम इनकी दोनों कविताओं का देखें, इनकी पंक्ति देखें और कौन सा भाव या कौन सी बातें इसमें कही गई है उसका अनुसरण करें। पहली कविता, कविता के बहाने। यहाँ पर यह जो पहली कविता है इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का जो समय है, कविता का जो अस्तित्व है उसको लेकर सशंकित है। क्यों? क्योंकि आजकल यांत्रिक युग है। आज हम लेखनी का काम कब करते हैं, अब यंत्र के माध्यम से जो भी बातें हैं वह फैल जाती है, यानी रचनात्मकता का जो महत्व है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वह कविता का अस्तित्व बनाए रखने की बात कहते हैं, क्योंकि कविता जो है अपने आप में एक नया अस्तित्व रखती है। यह इस यांत्रिक युग में चाहे जैसा भी उसका अस्तित्व हो, ऐसे में यह कविता जो है, इनकी कविता के बहाने कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जिसमें चिड़िया का वर्णन है, आपके फूल का वर्णन है,
लेकिन अंत में हम देखते हैं कि एक बच्चे के माध्यम से और जो बच्चे की प्रकृति है उसके माध्यम से यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि कविता का जो वर्चस्व है वह कभी समाप्त नहीं होगा। नहीं, भविष्य को की ओर कदम बढ़ाता बच्चा क्या है, यह संकेत है कि भविष्य में भी हमें कविता की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चे का जो मतलब आवश्यकता है, जो क्षितिज है, उसका कोई मतलब कि ओर छोर नहीं है, उसकी जो कल्पनाएं हैं, इच्छा है, उसका कहीं ओर छोर नहीं है, उसी प्रकार हमारी जो कविता है उसका कोई ओर छोर नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व अपने आप में एक रूप में हमेशा से कायम रहने वाला है। नहीं तो बहुत ही सुंदर वर्णन आप देखेंगे कि कविता का अस्तित्व कैसे हमें प्राप्त होता है, और कवि के माध्यम से एक जो आशंका है कि इस यांत्रिक युग में कविता कहानी हमसे दूर चली जाएगी, लेकिन उनके वजूद को, कविता के वजूद को यह हमारे कवि बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। यानी जहाँ रचना होगी, रचना का बोध होगा, जहाँ उसके प्रति इच्छा होगी, तो क्या होगा, ये जो बंधन है कि अब आगे इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, वह खुद ब खुद टूट जाएगा। नहीं, जो वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की सीमा हो, अगर हमारे अंदर ऊर्जा है किसी रचना को एक रूप देने का, उसको शब्दबद्ध करने का, अक्षरबद्ध करने का, तो वह अपने आप सीमाओं को मतलब कि जगहों को पा लेती है। तो चलिए देखें, कविता के माध्यम से इसके भाव को समझें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यहाँ पर कविता का परिचय देते हुए कवि बड़े सुंदर पंक्तियों का प्रयोग करते हुए चिड़ियों के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं कि कविता क्या है, एक उड़ान है। यानी लिखने वाले की, कवि के लिए कविता क्या है, एक उड़ान है। हर इंसान उड़ान भरना चाहता है, नहीं एक लंबे आकाश में, ताकि उसकी पहचान हो सके। तो कविता भी क्या है, एक उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर चिड़ियों के माध्यम से यह बता रहे हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यानी चिड़िया के रूप में तुम देखो कि जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, उसी तरह कविता उड़ान भरती है। लेकिन दूसरी पंक्ति में वो संकेत दे देते हैं, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी चिड़िया की जो उड़ान है उसका भी एक सीमित जगह है, नहीं उससे ऊपर वह नहीं जा सकती। लेकिन कविता के साथ ऐसी बात नहीं आती है। कविता की जो सीमाएं हैं वह अनंत रूप तक होती हैं। ठीक है, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर उड़ान के रूप में चिड़ियों का वर्णन किया गया है कविता को बताते हुए कि कविता उड़ान है, चिड़ियों की तरह उड़ान भरने वाली। लेकिन उतनी भी नहीं, चिड़िया का जो उड़ान है वह सीमित है, एक स्थान तक है। लेकिन कविता के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी उसकी उड़ान जो है इतनी ऊंची है कि चिड़िया बेचारी क्या समझ पाए। यानी बहुत बड़ी है कविता की जो उड़ान है। हम बहुत दूर दूर तक कविता के माध्यम से, कविता की रचना के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण है आगे की पंक्तियों में, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। नहीं, फूल क्या है, हमें आनंद देते हैं, नहीं एक अपनी खुशबू के माध्यम से, अपनी सुंदरता के माध्यम से एक आकर्षण पैदा करते हैं, खुशबू देते हैं। तो वही कविता क्या है, फूल की तरह है, जो हमारे अंदर आनंद का
भाव भरती है, एक आनंद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है और अपनी खुशबू से हमें क्या करती है, भाव विभोर करती है, आकर्षित करती है। तो यहाँ पर फूलों के साथ उसकी तुलना की गई है, उसको ये बताने के लिए कि कविता एक आनंदमय रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, एक आकर्षण के रूप में। लेकिन आगे की पंक्तियों में फिर वह स्पष्ट कर देते हैं, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कविता जब खिलती है तो फूल का भी एक निश्चित समय होता है, उसके खुशबू बिखेरने का, उसके ताजेपन का या उसके रूप का भी एक समय होता है। धीरे धीरे फूल जो एक सुंदरतम रूप में हमारे सामने आती है, धीरे धीरे उसका वजूद एक समय के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता का ऐसा नहीं होता। कविता खिलती है तो उसका कोई समय बंधन उसके साथ नहीं होता है, वह अपने रूपों में खिलती चली जाती है, खिलती चली जाती है। यानी उसके अस्तित्व को मिटाना आसान नहीं है, शायद असंभव भी है, क्योंकि कविता जब खिलती है अपने रूपों में तो मतलब कि उसका कहाँ तक वह जाएगी, कहाँ तक वह पहुँचेगी, इसका कोई बिंदु नहीं है, कोई सीमा निश्चित नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल की एक सीमा है कि एक समय सीमा के बाद वह मुरझा जाते हैं, नहीं, लेकिन कविता नहीं मुरझाती, वह खिली हुई रहती है, उसकी खुशबू हमेशा फैलती रहती है। फूल क्या जाने कि कविता क्या है, उसका खिलना क्या है। बड़ा ही सुंदर वर्णन आगे कविता के अस्तित्व को बचाते हुए एक सुंदर उदाहरण वह प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। आगे कविता का परिचय देते हुए क्या कर रहे हैं कवि, कविता एक खेल है, किसके बहाने, बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, यानी हर तरफ खेल का वातावरण है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर ये बता रहे हैं बिंब के रूप में एक बच्चे से तुलना करते हुए कविता की कि जो बच्चे का खेल होता है वह असीमित होता है, वह किस विधि से खेलने लगे, कब खेलने लगे, यह निश्चित नहीं है। और उसके खेल की ना सीमा निश्चित होती है और ना खेल का समय निश्चित होता है। वह नए नए खेल बनाते रहता है और नए नए खेल को खेलते रहता है और कोई समय कोई बंधन नहीं है उसके लिए। तो यहाँ अंतिम में कविता की संभावनाओं को बचाते हुए उसके अस्तित्व का जो भाव है उसको स्थिर रखते हुए बहुत ही सुंदर वर्णन कवि करते नज़र आ रहे हैं कि यह जो बच्चे का खेल का सीमा है उसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। कविता भी शब्दों का एक खेल है। कविता भी क्या है, शब्दों का एक खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई नहीं कि कविता की कोई सीमा नहीं है, यह हर समय चाहे वह कोई भी समय हो अपने अस्तित्व को बचाए रखने में खुद समर्थ है। तो बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर कविता के अस्तित्व का जो वर्णन है कवि ने किया और एक नया जोश कविता के प्रति हमारे अंदर इन्होंने भरा, एक नया रूप दिखाया कि चाहे कैसा भी युग आ जाए, कैसा भी यांत्रिक युग आ जाए, लेकिन कविता के अस्तित्व को वह नहीं मिटा सकती। उसका जो अस्तित्व है सीमा रहित है और समय के बंधनों से मुक्त है। तो यह इसकी पूरी व्याख्या, इस पहले कविता की पूरी व्याख्या मैंने आपसे की कविता के बहाने। अब इनकी दूसरी कविता बात सीधी थी। यहाँ पर भी जो हम कुछ लिखते हैं नहीं और जो हमारा विषय वस्तु होता है दोनों में सामंजन होना चाहिए। किसी में किसी
के भी फ्रेम को हम फिट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो विषय वस्तु है उसी का संदर्भ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। जो भाव हम बताना चाहते हैं उस भाव को बताने के लिए जो शैली उचित है, जो शब्द निधि उचित है, या जिन वाक्यों का संगठन से उस भाव को हम बता सकते हैं, वह जो उचित है हमें उसी का व्यवहार करना चाहिए। बात कुछ और उसका संदर्भ कुछ और बताने से उसकी महत्ता क्या होती है, कम हो जाती है। उसका जो वजूद है सिमट के रह जाता है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता। यहाँ पर बात सीधी थी पर में इसी का वर्णन कवि करते हुए नज़र आते हैं। तो चलिए पंक्ति के माध्यम से हम इसकी व्याख्या देखें और देखें कि किस तरह से वह इस संदर्भ को बता रहे हैं। ठीक है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। नहीं, यानी किसी बात को हम कहना चाहते हैं तो सीधे सीधे रूप में हमें कह देना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जहाँ से उसके भाव स्पष्ट नहीं हो। नहीं, अगर जिस तरह की बात है वह बात अगर सीधे तौर पे कह दी जाए, अगर उसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, सीधे सीधे रूप में कही जा सकती है, तो सीधा ही वर्णन करना चाहिए। उसे भाषा के चक्कर में, यानी भाषा के विभिन्न भाषाओं के जो शब्द हैं जहाँ पर उसका भाव सही रूप से व्यंजित नहीं हो रहा है, आज से स्पष्ट नहीं हो रहा है, उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। वही कह रहे हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, यानी टेढ़ा फंस गया, यानी उसका भाव सही रूप से उसका आशय स्पष्ट नहीं हो सका, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। एक बार जब हम विषय वस्तु को लेते हुए विषय वस्तु के भाव को स्पष्ट करने के लिए, उसके अर्थों को स्पष्ट करने के लिए हम अनगढ़ भाषा का जब प्रयोग कर देते हैं तो वह जो भाव हैं, जो सही भाव हैं, वो छिपते चले जाते हैं। छिपते चले जाते हैं मतलब स्पष्ट हो ही नहीं पाते। आप बाद में जब विभिन्न अलग सी भाषाओं का प्रयोग करके जिसका संदर्भ हम समझ ही नहीं रहे हैं, उस भाषाओं का हम प्रयोग कर लेते हैं, तो फिर उसका जो सही भाव है, हम भाषा को कितना भी उल्टे पलटे, कितना भी तोड़े मरोड़े, कितना भी घुमाए फिराएं, वह भाव स्पष्ट नहीं हो सकता। ना ही वह भाषा उससे बाहर आ पाती, यानी ना ही हम उस भाषा को हटा सकते हैं और ना ही उसके भाव को हम स्पष्ट कर सकते हैं, और उस समय हमारी स्थिति और क्या हो जाती है, गंभीर हो जाती है, पेचीदा हो जाती है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी बड़ा ही सुंदर संकेत कह रहे हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी मुश्किल कहाँ है, यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है, मेन जो समस्या है वह कहाँ है, इसको हम बिना समझे क्या करते हैं, उसको पेंच को खोल कर देखने के बदले कि वह उसमें फिट बैठ ही नहीं रही है, उसे जैसे मन तैसे हम कसते जाते हैं। यानी यहाँ पर कविता क्या होती है, जो हम जो विषय वस्तु बताना चाह रहे हैं, जिस भाव को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जिस संदेश को हम पाठक तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम अनर्गल भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, बिना शब्द के भाव को समझे, बिना शब्द के अर्थ को समझे हम उसमें उसको फिट कर देते हैं। तो क्या होता है, सामने वाला पाठक उलझ के रह जाता है, उसे समझ ही नहीं पाता। यहाँ वही कह रहा है, यहाँ ज़रूरत क्या है कि धैर्य से हम समझें कि समस्या कहाँ पर हो रही है। यानी यह जो समस्या उत्पन्न हो रही है, आशय नहीं स्पष्ट करने की, कविता के भाव नहीं स्पष्ट करने की, या कोई भी संदर्भित बात नहीं स्पष्ट करने की, तो यह समस्या कहाँ है।
हम अगर उसको खोल के देखें धैर्य के साथ तो हमें समझ में आ जाएगा कि परेशानी कहाँ थी। नहीं, जब कोई परेशानी आती है हमारे यांत्रिक चीज़ों में, टीवी रेडियो में, तो हम क्या करते हैं, खोल के देखते हैं कि पहले समस्या कहाँ है। ये नहीं कि ठोक बजाकर किसी तरह यह सोचे कि वह बज जाए। बाद में पता चलता है कि ठोकने बजाने से वह और चौपट हो गया। वही यहाँ बात कही जा रही है कि पेंच को खोलने के बजाय हम क्या करते हैं, बेतरतीब तरीके से, बेढंगे तरीके से उसको हम चाहते हैं कि किसी तरह वह ठीक हो जाए। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाह वाह। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम बिना परवाह किए और बिना पेंच को खोले, यानी बिना समस्या को समझे, हम जो बेतरतीब ढंग से उसको कसते चले जाते हैं, विभिन्न बिना मतलब के शब्दों का प्रयोग करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला बिना समझे ही उसे क्या करता है, वाह वाह और शाबाशी देता है। उसे उसके वजूद से कोई मतलब नहीं है। सही रूप में वह साहित्य का अंग बने ताकि आने वाली पीढ़ी उसे प्रेरित हो सके, उसे दिशा निर्देश मिल सके। वह ऐसा नहीं सोचते, बस यूं ही बिना समझे और बिना क्या कहते हैं उसको वैल्यू दिए हुए, बिना उसको महत्व दिए हुए वह वाह वाह और शाबाशी देते रहते हैं। इससे मुझे क्या लगता है कि चलो किसी तरह इसको निकाल दो, किसी तरह इसको आगे बढ़ा दो, इसका ज़्यादा कोई मान नहीं है। इससे क्या होता है, जो संदर्भित बात है अपना सम्मान खो बैठती है। आगे की पंक्तियाँ देखें। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और अब फिर क्या करते हैं, हम इसी चक्कर में पड़कर हम क्या करते हैं कि जो बातें मुझे कहनी थी, जिस विषय वस्तु का भान हमें कराना था, वह क्या होता है, जोर ज़बरदस्ती से वह भाव ही खत्म हो जाते हैं। मेरे अंदर जो कल्पना आती है उस भाव को बताने की, उस संदर्भ को बताने की, वह फुस से उड़ जाती है और वह भाषा में बेकार घूमने लगती है, यानी उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। जो संदर्भित चीज़ें हैं उसका वजूद ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। फिर हम क्या करते हैं कि चलो अब तुम्हारा काम नहीं है, चलो तुम यहीं ठुक जाओ, अब तुम मत निकलो, अब तुम यहीं स्थिर हो जाओ। ऐसा करके हम क्या करते हैं, उसे वहीं पर समाप्त कर देते हैं, उसका अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पर क्या यह सही है? नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। ये मैंने कस तो दिया, उसे कील में ठोक तो दिया, लेकिन उसका अंदर का वजूद खोखला हो चुका था। उसके जो भाव थे सब खत्म हो चुके थे। वो भाषाओं के चक्कर में फंस कर वह क्या हो चुके थे, बेकार हो चुके थे। उसके अंदर ना कसाव था और ना ही प्रेरित करने का उत्साह था और ना ही उसमें ऐसी ताकत थी कि सामने वाले को वह अपने से आकर्षित कर सके। वह अपना वजूद ही खो देता है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। यहाँ पर पूरा संकेत मुझे दे रहे, हमें दे रहे हैं कि, और इस अंतिम की पंक्तियों में वह हम एक तरह से सोचिए तो व्यंग किए जा रहे हैं कि क्या सहूलियत से भाषा का प्रयोग तुमने नहीं सीखा। यानी बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। यानी जो बात थी सीधी थी, जिसको कहने के लिए हमने क्या किया, भाषाओं के फेर में फंस गए, ठोका बजाया, बेतरतीब ढंग से उसको तोड़ा मरोड़ा। तो वहीं पर बात कह रही है और खेलते हुए मुझे पसीना पोंछते देखकर वह कह रही है
क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी कि जो बात सीधी थी तो हमें सीधी ही कह देनी चाहिए थी, इतना घुमाने फिराने या विभिन्न अन्य भाषाओं का शब्दों का प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? अगर बात सीधी है या जिस रूप में हमें कहनी है उसी रूप में कहनी चाहिए। वहाँ पर भाषाओं का बोझ, यहाँ पर अलग तरीके से शैली का बोझ या अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे उसके भाव स्पष्ट नहीं हो पाते। जैसा कि यहाँ प्रसंगवश कवि दिखा रहे हैं कि बात सीधी थी लेकिन भाषाओं के चक्कर में फंस गई, उसे बाद में मैंने तोड़ा मरोड़ा, चाहा कि वह ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? भाषा ने अपना वजूद ही, बात ने अपना वजूद ही खो दिया। जो भाव हम स्पष्ट करना चाहते थे वह भाव ही स्पष्ट नहीं हो गया। बाद में हमने उसे यूं ही ठोक दिया कि चलो हटो। उससे क्या हुआ? उसका जो कसाव था, उसका जो संदर्भित रूप था, वह वहीं पर समाप्त हो गया। तो इसलिए बात कह रही है कि क्या हमें सहूलियत से भाषा का प्रयोग करना नहीं आता? यानी कि यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि हम जिस विषय वस्तु के संदर्भ में रचना करें और जिस विधा के साथ करें, कविता के रूप में करें, कहानी के रूप में करें, क्या आत्मकथा के रूप में करें, संस्मरण के रूप में करें, निबंध के रूप में करें, जिस रूप में भी हमको करना है तो हमें भाषा का सही प्रयोग आना चाहिए। उसके जो नियम है और कौन सी बातें कहाँ मतलब सटीक बैठेगी और किस तरह से उसका प्रयोग किया जाए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? साहित्य का जो रूप है वह सही रूप से, जो विश्व का दर्पण है, साहित्य क्या है? समाज का, विश्व का दर्पण है, तो वह दर्पण नहीं रहेगा। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दें तो फिर साहित्य का जो रूप है वह हमारे सामने इतने सम्मानित रूप में प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी। बात सीधी थी कि बहाने उन्होंने एक परिचय दिया, एक संकेत दिया, एक संदेश दिया उन रचनाकारों के लिए, उनके लिए जो अपनी रचनाओं में भाषा का जो बैलेंस्ड रूप है उसका प्रयोग नहीं करते, शब्दों का सही चुनाव नहीं करते और विषय वस्तु को बतलाने के लिए उसमें जानबूझ के या नासमझी में तोड़ मरोड़ के शब्दों को रख लेते हैं। उससे एक वर्ग जो है, एक समाज ही जो है, इससे गलत संदेश जाता है। तो दोनों ही कविताएं अपने आप में अनुपम थी और नई कविता के रूप में जो नई कविता आंदोलन का संदर्भित धारा थी, जो रूप था, उसका बहुत ही अनूठा प्रदर्शन यहाँ पर इनकी कविताओं से हमें प्राप्त हुआ। तो दोनों कविताओं की व्याख्या मैंने आपके सामने की, संदर्भित रूप भी हमने बताया। अब हम इसके अभ्यास की तरफ चले कि अभ्यास में क्या क्या संदर्भित बातें कही जा रही है, क्या क्या संकेत दिए जा रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम अभ्यास की तरफ कविता के साथ। पहला, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पहली कविता में यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है जो बच्चे के साथ जब वो तुलना करते हैं कविता का, कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। यानी कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब घर एक ही है, उस बच्चे के लिए कोई अपना कोई पराया नहीं। वह खेल के बहाने इधर उधर कहीं भी जाकर वह उस पूरे स्थान को अपना खेल घर समझता है और उससे वहाँ से प्राप्त चीज़ें उसके लिए क्या है? खिलौना की तरह है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो उड़ने और खिलने से कविता का बहुत ही गहरा संबंध बनता है। यहाँ पर उड़ान और खिलने के बहाने ये कविता का बहुत ही सुंदर रूप वह प्रस्तुत कर रहे हैं कवि हमारे कुंवर नारायण जी की। कविता क्या है? एक उड़ान है। ये इसकी उड़ान की
कोई सीमाएं नहीं है। यह उड़ान मतलब क्या होता है? ऊंचा जाना। नहीं, तो कविता क्या है? एक ऊंचे पे जाने का एक रास्ता है। अगर सही रूप से हमें कविता की शैली और कविता का ज्ञान हो जाए, कविता लिखने का रूप हमें पता चल जाए, तो हम ऊंची से ऊंची उड़ान भरते हुए ऊंचे से ऊंचे विषय वस्तु को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। और खिलने का तात्पर्य यहाँ पर, खिलने का मतलब है कविता उस एक खिलना वाला रूप है, यानी पुष्प की तरह वह खिलता है, क्योंकि अपनी खुशबू से, अपनी महक से। और खिलना किसका प्रतीक है? उत्साह और उल्लास का प्रतीक है। नहीं, तो कविता क्या होती है? हर दिल में खिलकर, खुशबू फैलाकर विषय वस्तु से क्या करती है? लोगों को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर दोनों का कविता से विशेष संबंध है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ पर हमने देखा कि कविता और बच्चे को एक समान रखा गया है, एक समान समझा गया है। यहाँ पर यह मतलब कि उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है खेल के बहाने, बच्चे के खेल के बहाने। बच्चा का सबसे स्पेशल पार्ट जीवन का क्या होता है? खेलना। नहीं, यहाँ पर खेलने का उदाहरण बच्चे के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि कविता और बच्चा, यानी खेलने के अर्थ में दोनों क्या है? समान है। उसके खेल की कोई सीमाएं नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है। पूरा दुनिया ही, मतलब पूरी दुनिया ही, एक घर दो घर सब घर कहने का मतलब यानी कि पूरी दुनिया ही उसका खेल का स्थान है और पूरी दुनिया के समान उसके खिलौने हैं। तो कविता भी उसी प्रकार से, कविता की कोई सीमाएं नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है। जितना हमारे अंदर रचना का ऊर्जा होगा, हम उस नए नए विषय वस्तु में कविताएं करते रहेंगे। चाहे कोई समय हो, इसका रूप हम बढ़ाते रह सकते हैं। नए नए संदर्भ को लेकर, नई नई विषय वस्तु को लेकर हम कविताएं करते रह जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही बातें कही गई है। चौथा प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? तो यहाँ पर कविता के बारे में जब फूल से तुलना की जा रही है, तो कवि स्पष्ट कर रहा है कि फूल की तरह वह खिलता है, खिलना उसका स्वभाव है, और खिलकर खुशबू फैलाना अपने विषय वस्तु के माध्यम से यह कविता का मुख्य स्वभाव है। लेकिन वह बिना मुरझाए, वह फूल की तरह मुरझाती नहीं है, वह बिना मुरझाए महकाते रहती है। उसकी खुशबू कभी समाप्त नहीं होती, वह हर समय में प्रासंगिक होती है। हर समय में जो कविता होती है किसी ना किसी रूप में क्या होती है? प्रासंगिक होती है और अपनी खुशबू से महकाते रखती है बिना मुरझाए। वह खिल खिल कर वह अपने रूप को संदर्भित करते रहती है, अपनी खुशबू को फैलाते रहती है। पांचवा प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर द्वितीय कविता में हमने देखा कि अंतिम की पंक्तियों में जो बात के संदर्भ में कही गई कि क्या बात की सहूलियत नहीं आती तुम्हें, भाषा की सहूलियत नहीं आती है। तो यहाँ पर भाषा की सहूलियत का मतलब है कि हम जब कोई विषय वस्तु लिखते हैं, कोई संदर्भित बात लिखते हैं, तो जो भाषा, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह अपने आप में सटीक होनी चाहिए। उसमें जो शब्दों का वर्णन हो और वाक्य का जो क्रम हो वह उचित होना चाहिए, ताकि उस विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा सके, उसके भाव को सही रूप से बताया जा सके। तो हमें ऐसी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यही इसी संदर्भ में भाषा की सहूलियत की बात बताई जा रही है, कही जा रही है। छठा प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? सही बात है, बात और भाषा परस्पर आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि किसी भी बात को हम किसी ना किसी भाषा के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं। यह बात स्पष्ट है। हम अपने बातों को, भावों को किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम
ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, बिना बेतुके भाषा का प्रयोग करके क्या करते हैं, सीधी बात को भी टेढ़ा बना देते हैं। यानी सीधी सीधी जो बात कही जा सकती है, हम बेढंगा भाषा का प्रयोग करके उसका जो मुख्य भाव है, मुख्य आशय है, उसे ही समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर ये बात कही गई है। और अक्सर अब मुझे किसी से कुछ अपने भाव बताने हैं, कुछ कष्ट बताना है, तो उसे हम अगर ताव से बताए तो वह उसका भाव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नहीं, किसी को हमें कुछ सलाह देनी है और उसको हम तान के कोई बात बोले तो क्या होगा, उसका भाव अलग हो जाएगा। यहाँ पर सामने वाला यह समझ ही नहीं पाएगा कि हम उसे सलाह दे रहे हैं, नहीं, दूसरे रूप में आ जाएगी। यहाँ पर उसी बात का स्पष्ट किया गया है कि सीधी बात अगर कहनी है तो सीधे रूप में कहिए, उसे गलत भाषा का प्रयोग से उसके भाव को उल्टा ना बना दीजिए। उसके भाव का जो सही स्पष्ट होना चाहिए, उस स्पष्ट को क्लियर वे में, क्लियर भाषा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। 7वां प्रश्न है, बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों के साथ मिलान करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि बिंब या मुहावरा दिया हुआ है और उसमें उसकी क्या विशेषता है, उसको मिलान करना है। तो यहाँ पर इस क्या कहते हैं, जो यहाँ पर बात है, ये जो प्रश्न है उसमें इसका आंसर का मिलान किया हुआ है, तो आपको सुविधा मिलेगी। बात की चूड़ी मर जाना, यानी इसका क्या मतलब होता है, बात को सहज और की चूड़ी मर जाने का मतलब होता है बात में कसावट का ना होना। चूड़ी का मर जाना मतलब उसका जो मुख्य नाप तौल था वह ख़त्म हो जाना, उसकी कसावट ख़त्म हो जाना। बात की पेंच खोलना, बात की पेंच खोलना का मतलब क्या होता है, बात का पकड़ में आना। तो इस तरह से ये यहाँ पर संकेत दिए हुए हैं और आप साधारण है, आसान है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। इसकी विशेषता आपको लिखनी है। ठीक है। अब ये आपका अभ्यास भी ख़त्म हो गया। इधर कविता के आसपास बात से जुड़े हुए कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। यानी बात से जो संबंधित कुछ मुहावरे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करिए और उसको लिखकर प्रयोग उसका करिए। ठीक है। व्याख्या करें, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यहाँ पर मैंने बताया है कि जब कविता की पंक्ति आओ, चाहे गद्य के कोई पंक्ति आए, तो पहले आपको पाठ परिचय देना होता है और उसके बाद उस कवि का परिचय देना होता है, फिर उस कविता का मुख्य भाव और फिर पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना होता है। नहीं तो यह जो पंक्ति है यह क्या कहते हैं, किससे ली गई है, उसे हम देखते हैं। यह पंक्ति कहाँ से आई है, यह पंक्ति हमारी द्वितीय कविता बात सीधी थी पर से आई है, जिसमें एक स्टेंजा में यह बात कही गई है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। नहीं तो हम कैसे आंसर करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हम जो किसी भी विषय वस्तु को बताने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसका सही प्रयोग करने की बात यहाँ पर की गई है और एक उदाहरण के माध्यम से यह बताया गया है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसका भाव क्या होता है, अलग हो जाता है और उसका जो सही का वजूद है वह समाप्त हो जाता है। इसी संदर्भ में यह पंक्ति लिखी गई है कि जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी मैंने अलग सी भाषाओं का, टेढ़ी भाषाओं का प्रयोग कर मैंने सोचा कि उसे मैं एक फिक्स सांचे में फिक्स कर दूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि उस सांचे में उसका भाव स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा था। इससे
क्या गलती हो गई कि जो बात, जो भाव मुझे कहना था, जिस भाव का विषय वस्तु हमें स्पष्ट करना था, वह भाषा के चक्कर में बेकार हो गई और उसका भाव सही रूप से स्पष्ट मैं नहीं कर पाया। ठीक है, चर्चा कीजिए। आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। तो इस संदर्भ में, इस कविता के संदर्भ में जो कविता की क्या संभावनाएं हैं, अपने विचार इसमें आपको प्रकट करना है। नेक्स्ट है, चूड़ी, कील, पेंच आदि मूर्त उपमानों के माध्यम से कवि ने कथ्य की अमूर्तता को साकार किया है। भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाने में बिंबों और उपमानों के महत्व पर परिसंवाद आयोजित करें। यानी किसी भी कविता को कहने के लिए जो हम उपमानों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, बिंबों का प्रयोग करते हैं, तो उससे कविता का क्या महत्व है। तो आप जानते हैं कि बिंबों के माध्यम से, उपमानों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से हम कविता को क्या करते हैं, सुगठित बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, ताकि उसके भाव सामने वाले के सामने अच्छे से स्पष्ट हो सके। इसका क्या महत्व है आपको पता है, इसी का वर्णन करते हुए आप आपस में चर्चा करें। ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ आपके IQ माइंड को बढ़ाने के लिए है, इसको ज़रूर करें। तो यह प्रश्न अभ्यास भी आपका समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों कविता की व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो हर बार की तरह मैं आपसे वही बात कहूँगी कि आप इस कविता की दोनों कविता की व्याख्या को ध्यान से सुने, समझें और उनके भावार्थ को अपने शब्दों में लिखें, ताकि इसकी पूरी विषय वस्तु की जानकारी आपको प्राप्त हो। और मैंने साथ ही साथ अभ्यास भी बता दिया, तो यह भी आपके लिए सहायक है कि किस तरह से प्रश्न उत्तर को किया जाए। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।